हेलो और नमस्ते बच्चों। आज इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा। तो बिना समय वेस्ट किए, बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बच्चों जब दो इक्वल और मैग्नीट्यूड में इक्वल और साइन में अपोजिट चार्ज पास में रखे जाते हैं बहुत ही कम डिस्टेंस पे, एक दूसरे के पास में रखे जाते हैं बहुत ही कम डिस्टेंस पे, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? when two equal and opposite charges placed at very small distance, very small distance to each other, then this arrangement is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन को हम कैसे समझे? डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया -q। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया अपन ने +q। दोनों के बीच की दूरी काफी स्मॉल है। देखो बच्चों, डायग्राम में मैंने बेशक बड़ी दिखाई है पर ये डिस्टेंस काफी कम होती है। ठीक है, सेंटर पॉइंट होता है इसका O और O से ये डिस्टेंस भी कितनी होती है? A, और ये डिस्टेंस भी कितनी होती है? A। ठीक है, अब यहाँ से दो सवाल जो आपके मन में आएंगे कि एक तो सर ने डायग्राम में इतनी ज्यादा दिखाई है, तो देखो -q और +q यहाँ पे दो चार्ज अपन ने रखे। तो एक्चुअली डायग्राम में आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी डायग्राम बनाएंगे फिर इसको सोल्व करेंगे, तो आपको समझाने के लिए मैंने ये थोड़ा बड़ा बनाया है। अदरवाइज ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ होते हैं? मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे H2O, H+ एंड OH- के बीच की दूरी NaCl, Na+ एंड Cl-। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स, और आप तो जानते हैं मॉलिक्यूल्स की साइज काफी कम होती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, या उस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो बेशक मॉलिक्यूल्स हैं तो काफी कम डिस्टेंस होती है। डायग्राम में आपको समझाने के लिए ज्यादा डिस्टेंस रखी है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की। और अब आप देखेंगे कि डिस्टेंस को मैंने 2a लिया है, -q और +q के बीच की दूरी है 2a। ठीक है, आप इसको a भी ले सकते हो, पर फिर मैं आधी करूंगा तो a/2 हाफ हो जाएगी, है ना। फिर हम देखेंगे कि जब हम सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फिर LCM लेना पड़ेगा और प्रोसीजर थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। इसको आसान ही रखने के लिए हमने क्या किया है? डिस्टेंस को 2a लिया है, ताकि जब हाफ करें तो a और a डिस्टेंस हम ले सकें। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप ये उतार लीजिए डेफिनेशन, डायग्राम पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट चीज समझते हैं हम। ठीक है, उतार लिया होगा आपने, मिटा देता हूं। ठीक है,
अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल तो हमने देख लिया क्या होता है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज काफी कम दूरी पे, जो 2a डिस्टेंस है वो काफी स्मॉल है, ठीक है ना, और इसका आधा कर देंगे a, तो वो तो और भी स्मॉल हो जाएगी, उसको नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है, काफी कम दूरी होती है। आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच की दूरी काफी कम होती है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है उस डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखा हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, तो देखो डायग्राम तो हम पहले बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस तो मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, डिस्टेंस कितनी होती है 2a, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन हम अगर बताएं तो क्या होगी, इट इज the multiplication of magnitude of any charge with distance between them, और जो उनके बीच की दूरी है। तो किसी भी चार्ज को ले लीजिए, प्लस क्यू को ले लीजिए, माइनस क्यू को ले लीजिए, तो मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 2a। इस मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। इसको स्मॉल p से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल p से हम डिनोट करते हैं। और बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो इस पे p पे हम वेक्टर बना लेते हैं, और q चार्ज की स्केलर क्वांटिटी होती है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेक्टर बना लिया। तो आप इसके बाद में एक और चीज लिख सकते हैं, इट इज ए वेक्टर quantity, it is a vector quantity and denoted by p। वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसे हम p से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो q और उनके बीच की मल्टीप्लिकेशन, डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, इसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसको सिंबल जो इसका होता है वो क्या होता है बच्चों, p, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है ना। अब आप पूछोगे कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बच्चों, इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है ऑलवेज माइनस टू प्लस। इट्स डायरेक्शन is from negative to positive charge, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन जो P होगा, P की डायरेक्शन कहाँ होगी, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। जो P वेक्टर है डायपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस की तरफ। तो सबसे पहले तो पता लग गया कि उनके बीच की डिस्टेंस और चार्ज के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन P से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया बच्चों, है ना, फॉर्मूला आ गया P का, तो इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, है ना बच्चों। यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट आप देख रहे हो कूलम इनटू ये क्या है, डिस्टेंस, चार्ज होगा कूलम, ये है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किस में लेते हैं, मीटर में। तो यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, कूलम इनटू मीटर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डीबाई, क्या बोलते हैं हम इसको, डीबाई, लिख लीजिए। इसकी यूनिट होती है डीबाई, और वैसे अगर आप बोले तो कूलम इनटू मीटर, इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। और अगर
कूलाम इंटू मीटर डिवाइड हो गई, और 1 डिवाइड में कितने कूलाम मीटर होते हैं वो अगर आप बताना चाहें तो इजीली बता सकते हैं। 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30। 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। ये इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है ना। इसकी यूनिट एक क्या हो गई, कूलाम इंटू मीटर, और एक यूनिट आप इसकी बता सकते हो डिवाइड, और रिलेशन इन दोनों में क्या हो गया, 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है ना, कूलाम इंटू मीटर है। सी को आप कैपिटल भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत हो ना, सेंटीमीटर नहीं है ना बच्चों। अब अगर आपसे कोई पूछ ले इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो फॉर्मूला दिख रहा है, चार्ज की क्या होती है A1 T1, और डिस्टेंस की क्या होती है L1। तो इसकी अगर आप लिखना चाहो तो डायमेंशन क्या लिख दोगे बच्चों, डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन होगी A1 T1 L1 A1 T1, ठीक है। डिस्टेंस की L1 और चार्ज की A1 T1 उतार सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उतार लीजिए फटाफट, पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं कि क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक डायपोल का। उतार लिया होगा आपने, मिटा देते हैं, पॉज करके उतार लीजिएगा, मैं मिटा के आगे लिखता हूं। तो देखो तो अब अगर हम इसकी यूनिट और डायमेंशन लिख चुके हैं तो देखो अब आगे इसका सिग्निफिकेंस भी लिख देते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या होता है, किस जगह प्रैक्टिकली मतलब ये चीज़ है क्या, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायपोल, डायपोल्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्या लिखेंगे, डायपोल्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, तो 2 टाइप के हमें मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें तो हमेशा से ही क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, सिग्निफिकेंस देखो इसका, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा रहा हूं मैं, कि कई बार क्या होता है बच्चों कि जो हमारे चार्जेस होते हैं, है ना, मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल है उसके अंदर एटम होंगे, है ना। तो जो एटम होते हैं कई बार तो उन एटम्स पे जो चार्ज होता है ना, जैसे कि मैंने बोला NaCl, HCl, H2O, तो H प्लस OH माइनस NaCl, Na प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस HCl, ये तो पोलर टाइप के कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स। इनके प्लस और माइनस के बीच में तो हमेशा ही एक डिस्टेंस रहती है, ठीक है। मतलब वो डिस्टेंस में क्रिएट नहीं करनी पड़ती, मतलब इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स है वो एक दूसरे पे लाई नहीं करते हैं, हमेशा अपने आप ही डिस्टेंस होगी। तो ये तो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर है बच्चों जैसे O2, H2, N2, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स आप देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स होते हैं वो एक दूसरे पे लाई करते हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होगा कि अपने आप तो ये डायपोल बनेंगे नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस के सेंटर्स के बीच में कोई दूरी होती ही नहीं है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस तो प्लस की तरफ चले जाएंगे और प्लस जो है वो माइनस की तरफ चले जाएंगे और उनके बीच में दूरी आ जाएगी, तो वो भी डायपोल बन जाएंगे। पर डायपोल हम किसे बोलते हैं, 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस जिनके बीच में कुछ स्मॉल डिस्टेंस हो। तो पहले तो थी नहीं जब तक हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था। फिर जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो उनके मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स थे उनके एटम्स के बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे उनके बीच में ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुई, इसकी वजह से वो डायपोल बने। इनको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
तो बच्चों हम इन्हीं के बारे में आपको एक एग्जांपल देके बता देते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ तो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, समझ जाओगे। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये H2 NaCl और सपोज HCl। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, H प्लस OH माइनस, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, Na प्लस Cl माइनस, और इसको क्या लिख सकते हो, H प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर होंगे वो तो कभी भी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे, उनके बीच में तो कोई डिस्टेंस हमेशा से होगी ही, ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges never coincides or don't lie over each other don't lie over each other. There is always a distance between these charges, ठीक है। तो ये तो बच्चों नेचर में जो हमें मिलेंगे, है ना, ये जो नेचर में मिलेंगे तो खुद ही डाइपोल होंगे, इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये जो पोलर वाले मॉलिक्यूल्स है ये तो डाइपोल अपने आप ही बनाएंगे, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे, तो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, तो माइनस और प्लस के बीच में दूरी आ जाएगी, ठीक है, और फिर वो डाइपोल बन जाएगा। तो ये उतारिए, फिर नॉन पोलर के बारे में भी लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके, पॉज करके उतार लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हेडिंग बदल लेते हैं, थोड़ी स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको लिखते हैं बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सेकंड जो आता है बच्चों वो आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ये क्या होते हैं बच्चों, इसके भी एग्जांपल लिख देता हूं। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे H2 N2 O2। तो बच्चों इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है उनके सेंटर एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, उनमें स्पेस नहीं होता, उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस नहीं होती है। जब तक स्मॉल डिस्टेंस नहीं होगी वो डाइपोल बनेगा ही नहीं। तो स्मॉल डिस्टेंस क्रिएट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से क्या बन जाता है, वो डाइपोल बन जाता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे इन these molecules centers of positive and negative charges coincides or lie over each other
ठीक है, लाई ओवर ईच अदर। सो इफ वी अप्लाई external electric field, then देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्जेस है वो प्लस की तरफ चल जाएंगे, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ चल जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चल जाएंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सो इफ यू अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, देन पॉजिटिव then negative charges displace in positive direction of electric field and negative and positive charges इस साइड में डिस्प्लेस हो जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव चार्जेस डिस्प्लेस इन negative side of electric field it will create, ये क्या करेगा, उनके बीच में डिस्टेंस को क्रिएट कर देगा। तो हम क्या लिखेंगे, this will create distance between positive and negative charge and it becomes, फिर ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस आते एंड it becomes डाइपोल। तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, डाइपोल। ये लिख लीजिए, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो बेसिकली तो आपने थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इस बारे में, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर है एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं, तो वैसे तो उनके बीच में स्पेस नहीं होता, और जब तक दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस के बीच में स्मॉल डिस्टेंस क्रिएट नहीं होगी तो वो डाइपोल नहीं बनेगा। तो एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो जो नेगेटिव वाले चार्जेस हैं वो पॉजिटिव साइड चले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव जो चार्ज है वो नेगेटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्प्लेस हो जाता है। इस तरीके से जो मॉलिक्यूल के एटम्स है इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में, और फिर ये क्या बन जाता है, डाइपोल, ठीक है। तो ये इसका प्रैक्टिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस है। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा डाइपोल के बारे में। तो ये उतार लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। उतार लीजिए। पोज करके आपने उतारा होगा, उतार लीजिएगा, नहीं तो मैं मिटाता हूं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम इसका डिस्कस करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये डाइपोल है, ठीक है ना,
तो इस डाइपोल में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो हम निकालते हैं। डेरिवेशन है, आपके एग्जाम्स में आती रहती है, ठीक है ना, आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, और आपके सिलेबस में तो है ही, तो हम निकालते हैं, हेडिंग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, डाइपोल शॉर्ट में लिख देते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो बार बार लिखने की इसको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाल रहे हैं हम, हाँ बच्चों, कहाँ पे निकाल रहे हैं, एक्सियल लाइन पे। तो आप बोलोगे सर एक्सियल लाइन क्या है, बताइए इसके बारे में कुछ है, तब हम डेरिवेशन कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद में तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक डाइपोल बना लिया, ठीक है। देखो, ये मैंने बना लिया एक डाइपोल। ये देखो बच्चों, ये चार्ज अपन मान लेते हैं कितना है, -q। ये चार्ज कितना है, +q। डिस्टेंस तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेशन में आ चुका है, 2a ली ताकि हाफ करने में दिक्कत ना हो। ये पॉइंट ले लिया सेंटर का O, है ना बच्चों, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं a, ठीक है। जो बच गई वो डिस्टेंस भी कितनी है, a, ठीक है ना। तो 2a का हाफ कर दिया मिड पॉइंट से a, ये भी a, ठीक है बच्चों। अब एक्सियल लाइन मतलब इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट पड़ा है P, और उस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट बना लेते हैं P, ठीक है। इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है बच्चों, इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि इसमें तो दो चार्जेस है, तो दोनों की वजह से रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या करेंगे, अच्छा ये P पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पे है, ये हमें गिवन है कि ये P पॉइंट है, ये जो है सेंटर से R दूरी के ऊपर है, ठीक है बच्चों, R दूरी के ऊपर है। अब हम पहले तो इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, ये जो डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस R है, और ये जो पॉइंट हमारा रखा हुआ है -q तो रख दिया आपने, +q। तो देखो +q, तो अगर इस R में से आप ये a माइनस कर दोगे तो किसकी डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों, यहाँ से लेके P तक की, है ना। तो ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चों, ये डिस्टेंस है ना, अगर आप पॉजिटिव चार्ज से दूरी निकालोगे, पॉजिटिव चार्ज से दूरी निकालोगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, आप बोलोगे सर ये दूरी हो जाएगी R माइनस a। इस R में से ये a माइनस कर देंगे तो इसकी दूरी आ जाएगी, ठीक है। फिर आप मुझे बोलोगे सर इस -q की दूरी क्या है, तो देखो बच्चों, यहाँ से हमको पता है ये दूरी a है, ये दूरी r है, तो यहाँ से इस चार्ज की दूरी क्या हो जाएगी, r + a। कितनी हो गई बच्चों, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे r, ये डिस्टेंस हो गई r + a, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ तक की r हो गई +a, तो r + a डिस्टेंस हो गई -q चार्ज की, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा हमें, है ना। तो देखो इस +q की चार्ज की वजह से अपन मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। तो देखो ये प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ क्या अज्यूम करना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या अज्यूम करना पड़ेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो ये प्लस, इस प्लस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, इसको आपने बोल दिया E1। क्या बोल दिया, E1। ये माइनस चार्ज है, ये माइनस इस प्लस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है बच्चों। तो इसको अपन ने बोल दिया E2, ठीक है।
तो हमने देखा बच्चों कि यहाँ पे जो E1 और E2 है उनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। पॉइंट तो दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हमको निकालने हैं एक्सियल लाइन पे ही है। तो एक ही लाइन पे जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको माइनस कर देते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, E1 माइनस E2। क्या निकालना है, E1 माइनस E2। ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो पहले E1 निकाल लेते हैं और फिर E2 निकाल लेते हैं और फिर उसकी डायरेक्शन भी आपको बता देंगे एंड में, ठीक है, कि उसकी डायरेक्शन जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकलेगी वो किस तरफ होगी, है ना। तो पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप ये तो निकाल ही सकते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो आप जानते ही हो, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होगी। अगर ये डायरेक्शन भी कोई पूछता है तो ये हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होगी। किसकी होगी बच्चों, ये होगी हमारी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ। सब डिनोट कर दिया। अब हमारा रेडी है डेरिवेशन के लिए डायग्राम, ठीक है। तो देखो बच्चों, E1 निकालेंगे हम, है ना। E1 निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो E1 कितना होगा बच्चों, बताइए, आप बताइए सोच के, और डायरेक्शन भी मैं साथ साथ में लिख दूंगा इसकी, है ना। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, KQ, चार्ज का मैग्नीट्यूड। देखो प्लस और माइनस तो सिर्फ क्या बताता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो उसको अपन को माइनस क्यू मतलब माइनस का साइन लेने की जरूरत नहीं है, प्लस और माइनस तो अट्रैक्शन और रिपल्शन बताते हैं। तो चार्ज ले लिया, K यहाँ पे क्या रखा हुआ है, Q अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों इस प्लस चार्ज की दूरी कितनी है, R माइनस ए। तो ये हो गया R माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, R माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने निकाल लिया है, ठीक है। देखो डायरेक्शन में एंड में एक साथ ही बता दूंगा, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, पर पहले अपन इसको स्केलर फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं और लास्ट में डायरेक्शन बता दूंगा। अदरवाइज आप चाहें तो साथ साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप बताना भी चाहो तो आप बता सकते हो कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है बच्चों। तो ये प्लस प्लस को रिपल्शन करा इस तरफ, ठीक है ना। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है उसी की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, किसी की डायरेक्शन में जा रहा है, O से P की तरफ, ठीक है। तो ये तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि मैं एंड में लिख दूंगा। पहले E2 भी लिख लो। E2 कितना निकलेगा बच्चों, तो E2 हमारा निकलेगा, और अगर ये डायरेक्शन में ही है इलेक्ट्रिक उसकी, तो आप इसको लिख सकते हैं P, ठीक है ना। ये तो P की ही डायरेक्शन में है। और ये कितना होगा बच्चों, KQ अपॉन R स्क्वायर। देखो बच्चों इसकी दूरी कितनी थी माइनस वाले चार्ज की, R प्लस ए। तो यहाँ पे आप कर दोगे R प्लस ए का स्क्वायर। KQ अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला होता है, हमने पुट कर दिया, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि इसकी डायरेक्शन, तो हमने देखा ये तो इधर की तरफ, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस इधर की तरफ है, E1 भी इधर की तरफ ही लग रहा है, तो वो तो प्लस P की डायरेक्शन में आ गया, है ना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आ गया। ये डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप माइनस P लिख सकते हो, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब एक बात बताओ मुझे, ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है या ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है। तो आप इसमें देख के बता सकते हो। देखो R में से कुछ माइनस हो रहा है, तो नीचे वाली क्वांटिटी कम है, कम डिवाइड करेगा तो ये वैल्यू ज्यादा निकलेगी। नीचे R प्लस ये है, ये बड़ी क्वांटिटी डिवाइड करेगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो E1 माइनस E2 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, क्योंकि अपॉन में माइनस होगी, ये वैल्यू कम है, कम चीज डिवाइड करेगी तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। R प्लस ए ज्यादा चीज डिवाइड करेगी, बड़ी चीज डिवाइड करेगी तो छोटा आएगा। तो E1 माइनस E2 अगर अपन निकालेंगे तो रिजल्टेंट E1 की डायरेक्शन में ही जाएगा, मतलब डाइपोल मोमेंट प्लस P की डायरेक्शन में ही जाएगा, E1 की डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से इसको बताना चाहूँ, ठीक है। वैसे हम इसकी स्केलर फॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्शन आपको पता ही लग गया कि इस डायरेक्शन में निकलेगा, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, E1 की डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बच्चों आपको सिंपली क्या करना है, E1 माइनस E2 करना है। तो कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो देखो इधर आ जाओ, हम निकाल लेते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डायरेक्शन तो पता लगी गई,
और डायरेक्शन तो मैं एंड में लिख भी दूंगा। तो पहले सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ना, वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये E1 माइनस मॉड्यूलस, ठीक है ना, क्योंकि हम अभी सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं। इन दोनों को माइनस करो बच्चों, कितना आएगा। तो बच्चों देखो ये जो E आप निकालोगे तो ये आएगा बच्चों KQ अपॉन कितना आएगा बच्चों, R माइनस A का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन क्या करना है, R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको माइनस कर लेते हैं हम। ठीक है, माइनस करके देखो कितना आ रहा है, मुझे भी बता दो कितना आएगा माइनस करने पे। करो, KQ तो कॉमन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, KQ तो हमारा कॉमन ही आ जाएगा इसके अंदर। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों E जब हम निकालेंगे तो KQ तो कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इतना आप उतार लीजिए, फिर मैं आगे इसको माइनस करके ही दिखा देता हूँ आपको। एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी आपको आराम से पूरे बोर्ड पे समझा देता हूँ। आप बोलोगे सर स्मॉल जगह में समझा रहे हो, कंजूसी कर रहे हो। ये लिखा रहने देते हैं, और ये आप एक बार पॉज करके ये डायग्राम और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए पॉज करके। मैं मिटा रहा हूँ, आगे एक्सप्लेन करता हूँ फिर, है ना। तो मिटा देते हैं, ये मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब अपने पास स्पेस हो गया तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। देखो ये तो लिखा रहने दो, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें काम में लेनी है अभी। इसको मिटा नहीं रहा हूँ अभी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब देखो इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये निकालोगे तो KQ तो कॉमन आ जाएगा बच्चों। तो ये आपने निकाला तो KQ तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा बच्चों 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। बच्चों सोल्व करने पे कितना आएगा आप ही लोग बता दीजिए। बताओ, मैं तो क्या बताऊँ, आप ही बताइए। देखो A माइनस बी A प्लस बी, पर इन दोनों का होल स्क्वायर है। A माइनस बी का होल स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा अपोन में। तो हम इसको अगर सोल्व करेंगे बच्चों, तो इतनी सी मैथमेटिक्स तो आपको आती भी है। अपोन में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, R माइनस A से R माइनस A स्क्वायर जाएगा तो इधर बचेगा R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस R प्लस A से R प्लस A जाएगा तो R माइनस A का होल स्क्वायर बचेगा इधर, R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सोल्व कर लीजिए आप। ठीक है, तो देखो सोल्व करेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या बचेगा 2AR, तो कितना बच जाएगा 4AR। अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे बच्चों, तो देखो 2AR यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ 2AR माइनस का आएगा, पर बाहर माइनस है तो वो प्लस का हो जाएगा। और R स्क्वायर और A स्क्वायर यहाँ प्लस के आएंगे, यहाँ माइनस के आएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे। 2AR में 2AR प्लस होगा, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4AR। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा बच्चों R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो A है ना, A तो मैंने आपको बताया था। A क्या है, A तो देखो 2A हमारे डाइपोल के मतलब मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच की दूरी है, दो चार्जेस के बीच की, तो मॉलिक्यूल तो काफी छोटा होता है। तो और ये R पॉइंट, R तो कोई पॉइंट P था जो उस डाइपोल से काफी दूरी पे था, तो R को तो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, पर R के रेस्पेक्ट में ए डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच की काफी कम डिस्टेंस है, तो उसको तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नेग्लेक्ट, नीचे लिख देता हूं R इज वेरी ग्रेटर देन A, नेग्लेक्ट A को तो हम क्या कर देंगे बच्चों,
नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, a को तो नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों इसको सोल्व करेंगे, देखिए इधर के बाद अब इसको मिटा देता हूँ, ये तो हमने सोल्व कर लिया है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे कितना आया, a को नेग्लेक्ट करने के बाद में इसको आगे लिखता हूँ मैं, तो मेरे पास आ गया बच्चों ये E इज इक्वल टू 4AR अपॉन, यहाँ पे a को तो मैंने 0 मान लिया है, तो r स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा सिर्फ, तो r की पावर कितनी हो गई 4, कितनी हो गई 4, एक r ऊपर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों, कितना आ गया, अच्छा और एक चीज उतारना भूल गए बच्चों, क्या उतारना भूल गए, के क्यू बाहर कॉमन भी तो चल रहा था, उसे कौन उतारेगा, गलती कर दी, यहाँ पे इक्वल में के क्यू तो था ही बाहर, ठीक है ना, उसको तो हम उतारना ही भूल गए, तो गलत हो जाएगा हमारा पूरा काम। तो के क्यू तो बाहर कॉमन चल रहा था हमारा, ठीक है, ये के क्यू तो बाहर कॉमन चल रहा था, तो हमारे पास आ गया बच्चों इधर के क्यू बाहर कॉमन में, तो के क्यू तो बाहर कॉमन में था, अंदर कितना बच्चा बच्चों, इसको लिख देता हूँ 4AR अपॉन में, इसको तो a को तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया है, r स्क्वायर, r की पावर 4, r की पावर 4 से ये जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू 4A अपॉन R क्यूब। अब बच्चों डायपोल मोमेंट हम किसे बोलते हैं, डायपोल मोमेंट अपन बोलते हैं, देखो इधर लिख देता हूँ साइड में, डायपोल मोमेंट हम इसे तो बोलते हैं P इज इक्वल टू 2AQ। क्या इसमें से हम 2AQ निकाल सकते हैं, इसको 2 इंटू 2A लिख दें, तो यहाँ पे 2AQ बन जाएगा, उसको हम क्या लिख पाएंगे, P डायपोल मोमेंट, है ना। तो वही काम मैं करने जा रहा हूँ यहाँ। तो देखो क्या किया मैंने, इसको लिख दिया KQ, ठीक है ना, तो इसको लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मैंने लिख दिया 2A, ठीक है ना, 2 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 2A, 4A हो गया अपॉन में R क्यूब। इस 2AQ देखो बच्चों, इस 2AQ इसको तो आप क्या लिख सकते हो, P, तो ये बच्चों बन गया 2KP अपॉन R क्यूब, ठीक है। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उतार लीजिए, डेरिवेशन हमारी कंप्लीट है, ये आ गया इसका रिजल्ट 2KP अपॉन R क्यूब। 2AQ को मैंने क्या लिख दिया, P, 2K तो था ही, 2AQ, इसको 4A को 2 इंटू 2A लिख दिया, 2 को आगे ले लिया, 2AQ को P लिख दिया, अपॉन में R क्यूब था, 2KP अपॉन R क्यूब। उतार लीजिए बच्चों, ये हो गया हमारा डिराइव। अगर आपसे कोई बोले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, आपसे कोई बोले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको ऐसे जैसा कुछ ज्यादा तो करना नहीं है, ठीक है ना। तो और अगर आपने स्केलर फॉर्म में भी लिखा है ना, तो आप बोल सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं ऐसे वेक्टर, और ये P की डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने आपको बताया था E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2, तो रिजल्टेंट तो E1, और E1 किधर जा रहा था, माइनस से प्लस, मतलब डायपोल की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही जा रहा था। तो इसमें आप वेक्टर लगा के लिख सकते हो, इन डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में जा रहा है, इन डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। और अगर आप यहीं पे ऐड करना चाहो इसको वेक्टर बना के, तो भी कर सकते हो, ये लिख भी सकते हो। और अगर आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है ना, अगर आपको ये लिखना पसंद नहीं आ रहा है, तो आप इसको भी वेक्टर बना के लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, तो ये उतार लीजिए, फिर मैं बता देता हूं आपको। उतार लिया, मिटा देते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आपको लिखना है इसको वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे एक P बना दीजिए और लिख दीजिए कि P की डायरेक्शन में
जा रहा है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही जा रहा है। और इस P पे चाहे तो आप वेक्टर भी लगा सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया। जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप लिख लीजिए, है ना। लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है जैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये उतार लीजिए, ये हमारी डेरिवेशन हो चुकी है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। तो अब यहां से अगर हमें एक रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में करना चाहे तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है ना, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके, फिर मैं आपको बताता हूँ। पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, मिटा देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r³ के। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी फॉर्मूला हमने देखे थे वो 1/r², kq/r², अपोन में r² था। डायपोल वाले में क्या आ रहा है, क्यूब, तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r³ के इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो 2kp/r³। ठीक है, स्केलर फॉर्म में फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, E का 2kp/r³। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ ही है, उतार लीजिए। उतार लिया होगा आपने। ठीक है बच्चों, तो बाकी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट P है वहां पे हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो भी एक डेरिवेशन बनेगा। और इन दोनों ही डेरिवेशंस पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो वो वाला हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।